नमस्कार, आप सभी का स्वागत सांकेतिक भाषा के हमारे इस विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा, मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी दीपाली। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। 3 दिन के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी स्वदेश रवाना। अरुलमिहू नवशक्ति विनयनगर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से भी की मुलाकात। आरोग्य सेतु 2.0 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने किया लॉन्च। मेडिकल रिकॉर्ड और अपॉइंटमेंट की सेवाएं एक ही जगह मिलेंगी। ऐप के जरिए बन सकेंगे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। पंजाब में बेअदबी कानून पर अकाल तख्त में अहम बैठक। पंजाब सरकार को 1 महीने में बेअदबी कानून में संशोधन करने को कहा। सभी मंत्री और विधायकों ने श्री अकाल तख्त साहिब में रखा अपना पक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से संबंधित दोनों संशोधन विधेयक बहुमत से पारित। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग विधेयक और पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक विधानसभा में हुआ पास। और फीफा विश्व कप में मेजबान कनाडा का कमाल जारी। दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार पहुंची अंतिम 16 में। वहीं आज रात 5 बार की चैंपियन ब्राजील के सामने एशियाई दिग्गज जापान। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सेशेल्स की 3 दिवसीय यात्रा के सफल दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सेशेल्स यात्रा के दौरान पीएम मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक एडमिनी के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की और दोनों देशों के बीच सहयोग के कई क्षेत्रों को विस्तार दिया। पीएम मोदी ने वहां की संसद यानी नेशनल असेंबली को भी संबोधित किया। साथ ही प्रधानमंत्री को गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राएं केवल कूटनीतिक बैठकों और रणनीतिक साझेदारियों तक सीमित नहीं हैं। उनकी यात्राओं में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत की मजबूत छाप साफ दिखाई देती है। मंदिरों, बौद्ध स्थलों और आध्यात्मिक केंद्रों के दौरे के जरिए प्रधानमंत्री ने दुनिया के सामने भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को नई पहचान दी है। यह सिर्फ आस्था का विषय नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का सशक्त माध्यम भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात और आपसी व वैश्विक हितों से जुड़ी बातचीत के इतर भी कुछ और है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इसे सेशल्स की राजकीय यात्रा के दौरान भी देखा गया, जहां उन्होंने विक्टोरिया के माहे द्वीप में स्थित अरुलमिहू नवशक्ति विनयगर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। ये सेशल्स का पहला और एकमात्र हिंदू मंदिर है। 1992 में स्थापित ये मंदिर अपनी जीवंत द्रविड़ वास्तुकला और रंग बिरंगे गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान गणेश मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी का ये स्वरूप सिर्फ सेशल्स तक ही नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात के अबुधाबी में बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS के मंदिर का उद्घाटन किया। इस मंदिर की आधारशिला 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। ये मंदिर भारत और UAE के बीच सांस्कृतिक संबंधों के मजबूत आधार के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री का BAPS मंदिर का दौरा देश के सांस्कृतिक गौरव के गान के रूप में दर्ज है। वहीं वर्ष 2018 में हुई ओमान की उनकी यात्रा भी काफी ऐतिहासिक रही। 12 फरवरी 2018 के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने मस्कट के मातराह इलाके में स्थित 125 वर्ष पुराने शिव मंदिर मोतीश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की थी। प्रधानमंत्री की 12 मई 2018 की नेपाल यात्रा भी सभी की यादों में है, जहां काठमांडू स्थित ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंधों को मजबूती देना था।
इसी साल अगले महीने की 2 तारीख यानी 2 जून 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के सबसे पुराने और ऐतिहासिक श्री मरियम्मन मंदिर का दौरा कर पूजा पाठ किया। उनके इस प्रयास से भारतीय प्रवासियों के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती मिली। पीएम मोदी ने बांग्लादेश की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान ढाका स्थित प्रसिद्ध ढाकेश्वरी राष्ट्रीय मंदिर में पूजा अर्चना की थी। वे इस ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित मंदिर के दर्शन करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने वर्ष 2021 में बांग्लादेश दौरे की शुरुआत मां काली का आशीर्वाद लेकर की थी। 27 मार्च 2021 को उन्होंने शतखिरा में जेशोरेश्वरी काली शक्तिपीठ की पूजा की, जो प्राचीन परंपरा में 51 शक्तिपीठों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार अपने संबोधनों में कह चुके हैं कि ये समय युद्ध का नहीं, बुद्ध का है। वे अपनी विदेश यात्राओं में अक्सर उन स्थलों पर जरूर जाते हैं जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई हैं। वर्ष 2025 की थाईलैंड यात्रा के दौरान उन्होंने ऐतिहासिक और प्रसिद्ध वाट फो बौद्ध मंदिर का दौरा किया था। उनके साथ तब थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री पेतोंगतान शिनावात्रा भी मौजूद थी। पीएम मोदी ने 46 मीटर लंबे लेटे हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने इससे एक साल पूर्व 10 अक्टूबर 2024 को लाओस की यात्रा के दौरान सेंट्रल बुद्धिस्ट द फेलोशिप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के वरिष्ठ बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा एक आशीर्वाद समारोह में भाग लिया। इस समारोह का नेतृत्व वियंतियाने में सी साकेत मंदिर के मठाधीश महावेत मसेनई ने किया। भारत और लाओस के बीच साझा बौद्ध विरासत घनिष्ठ सभ्यतागत संबंधों के एक और पहलू का प्रतिनिधित्व करती है। 2022 में नेपाल यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र तीर्थ स्थल लुम्बिनी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने 2566वें बुद्ध जयंती समारोह में हिस्सा लिया और एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने भगवान बुद्ध को मानवता की सामूहिक समझ का प्रतीक बताया। साल 2017 में श्रीलंका में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय वेसाक दिवस समारोह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कोलंबो स्थित सीमा मलाक्का और गंगारामाया टेम्पल का दौरा किया, जहां उन्होंने पारंपरिक दीप प्रज्वलन समारोह में हिस्सा लिया। वर्ष 2015 में श्रीलंका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक शहर अनुराधापुरा का दौरा किया, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख और प्राचीन केंद्र माना जाता है। इसी यात्रा में उन्होंने टेम्पल ऑफ द सेक्रेड टूथ रेलिक में श्रद्धा व्यक्त की। इसी वर्ष चीन के शांशी प्रांत में प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर दशांग टेम्पल का भी दौरा किया। वर्ष 582 ईस्वी में पुनर्निर्माण के बाद इसे दाशिंगशान मंदिर के नाम से भी जाना गया। वर्ष 2015 में ही मंगोलिया की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गंडन मोनेस्ट्री का भ्रमण किया और वहां बोधि वृक्ष का एक पौधा भी भेंट किया। इस यात्रा में भारत और मंगोलिया को आध्यात्मिक पड़ोसी के रूप में रेखांकित किया गया, जिससे दोनों देशों के बीच बौद्ध विरासत की साझा जड़ों को और मजबूती मिली। साल 2014 में जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने क्योटो के 2 प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध मंदिरों तोजी और किंकांकुजी का दौरा किया। यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और आम लोगों व पर्यटकों से आत्मीय मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशों में आध्यात्मिक दौरों के जरिए बौद्ध धर्म की वैश्विक विरासत और भारत के सांस्कृतिक कूटनीतिक संबंधों को एक नई पहचान दी है। उन्होंने विदेश दौरों पर ये साबित किया है कि भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत विश्व को नए नियम आधारित व्यवस्था पर चलने की दिशा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल बंटवारे को लेकर करीब 3 दशक से चला आ रहा गतिरोध समाप्त हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में दोनों राज्यों ने यमुना जल परियोजना से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। समझौते के तहत 1994 के यमुना जल बंटवारा समझौते को लागू करने पर सहमति बनी है, जिसके अनुसार राजस्थान को 1917 क्यूसेक यमुना जल मिलेगा। वहीं हरियाणा को निर्धारित इनटेक पॉइंट्स और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक जलाशयों से पानी लेने की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र के सीकर, चूरू और झुंझुनू जिलों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा।
पानी की आपूर्ति के लिए हथनीकुंड से हसियावास तक 3 पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी, जो हरियाणा के 5 जिलों से होकर गुजरेंगी। समझौते के बाद अब भूमि अधिग्रहण और निर्माण कार्य जल्द शुरू होने की उम्मीद है। 3 दशक पुरानी जल समस्या के समाधान की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह परियोजना लोगों और धरती दोनों की प्यास बुझाने का माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि नई परियोजना के तहत हर वर्ष जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग 580 MCM पानी पश्चिमी यमुना नहर से 3.6 मीटर से अधिक व्यास वाली 3 भूमिगत पाइपलाइनों के जरिए राजस्थान की कृत्रिम झीलों तक पहुंचाया जाएगा। गृह मंत्री ने इसे हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों के लिए जल सुरक्षा और विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया। 3 दशक पुरानी समस्या जो लोगों की प्यास और भूमि की प्यास से जुड़ी हुई थी, आज इसका समाधान होने जाता है। इन नई परियोजना से जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 MCM पानी पश्चिम यमुना नहर से 3 अंडरग्राउंड पाइपलाइनों से राजस्थान की कृत्रिम बनाई हुई झीलों में पहुंचाया जाएगा। ये 3 पाइपलाइनों का व्यास 3.6 मीटर से ज्यादा है। आज राजस्थान और हरियाणा दोनों की प्यास बुझाने का प्रयास हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर राज्य के कुछ हिस्सों में उत्पन्न बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। असम के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। राज्य के 6 जिलों में 22,000 से अधिक लोग इससे प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश, बाढ़ और नदी के किनारे के कटाव से आर्ची पाथर और सीमेंट चपारी स्टेशनों के बीच स्थित एक रेलवे पुल प्रभावित हुआ है। 1965 में बने और बाद में ब्रॉडगेज में बदले गए इस पुल की हालत अच्छी थी, लेकिन नदी के किनारे का एक बड़ा हिस्सा बह जाने के कारण इसका एक पिलर अस्थिर हो गया। DRIMS असम बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार नंगला मुराघाट पर दिसांग नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिलों में धेमाजी, नलबाड़ी, डिब्रूगढ़, चिरांग, लखीमपुर और कोकराझार शामिल हैं, जहां बाढ़ का पानी 11 राजस्व सर्किलों के 96 गांवों में फैल गया है। धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है, जहां 15,483 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,263 हेक्टेयर से ज्यादा कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। धेमाजी में बचाव कार्य चल रहा है, जहां NDRF और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने 5 जो नाव हैं तैनात की हैं। साथ ही करीब 52 लोगों और 18 मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। सरकार ने 6 राहत वितरण केंद्र खोले हैं। राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने के कारण अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरखेड़ा और बिसलपुर विधानसभा क्षेत्रों में 569 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं प्राप्त होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज लगभग 600 करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ इन जनपदों को मिल रहा है, जो क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने देश के विभाजन और उसके बाद बने हालातों के लिए कांग्रेस की नीतियों को जिम्मेदार बताया। सीएम योगी ने कहा कि सत्ता में रही समाजवादी पार्टी को भी जनहित मुद्दों की चिंता नहीं थी और वो केवल तुष्टीकरण की राजनीति में लगी रही। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा में ओबीसी आरक्षण से संबंधित दोनों संशोधन विधेयक बहुमत से पारित हो गए हैं। ओबीसी आरक्षण से जुड़ा पहला बिल पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर सेवा और पदों में रिक्तियों का आरक्षण संशोधन विधेयक 2026 को 186 मतों का समर्थन मिला। 17 लोगों ने विधेयक का विरोध किया, वहीं 6 सदस्य अनुपस्थित रहे। पहले संशोधन बिल में तृणमूल सरकार ने कानून में ओबीसी कैटेगरी ए के तहत 65 और कैटेगरी बी के तहत 78 समुदायों की सूची
शेड्यूल 1 थी। नए विधेयक में इस पूरी अनुसूची को हटाया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि तृणमूल सरकार के कानून में हिंदू समुदाय की कई जातियों की उपेक्षा कर मुस्लिम समुदायों को अतिरिक्त लाभ दिया गया था। वहीं बात अगर दूसरे बिल की करें तो पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक 2026 भी विधानसभा से पास हो गया है। बिल में संशोधन कर यह व्यवस्था की जा रही है कि यदि ओबीसी सूची में किसी समुदाय को गलत तरीके से शामिल किया गया हो या बाहर रखा गया हो तो नागरिक पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आपत्ति या आवेदन दर्ज करा सकेंगे। आयोग नागरिकों के आवेदन और आपत्तियों की जांच कर अपनी राय सरकार को देगा और संशोधन विधेयक के अनुसार सरकार को उस राय का पालन करना होगा। ममता बनर्जी सरकार के दौरान ओबीसी सूची और प्रमाण पत्रों को लेकर अनेक शिकायतें सामने आई थी। मामला अदालत तक पहुंचने पर फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के आरोपों के बीच तृणमूल सरकार की व्यवस्था भी रद्द कर दी गई थी। राजधानी दिल्ली में 30 जून से विशेष गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर की शुरुआत होगी। इसके तहत बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार के अनुसार 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर सत्यापन होगा। 5 अगस्त को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद दावे और आपत्तियां लेने के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से सत्यापन अभियान में सहयोग करने और पात्र होने पर मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित कराने की अपील की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। बड़गाम जिले में उन्होंने आज बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीएलओ के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए बूथ लेवल अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया की रीढ़ बताया। उन्होंने कहा कि बीएलओ की निष्ठा, समर्पण और कड़ी मेहनत ही स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव सुनिश्चित करती है। नई दिल्ली के पूसा परिसर में 2 दिवसीय ग्रामोदय से राष्ट्रोदय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन के इस दूसरे दिन आपको बता दें, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ देश में ग्रामीण विकास को लेकर व्यापक मंथन किया। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना पूरे देश में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। उन्होंने राज्यों से समय पर सभी औपचारिकताएं पूरी करने की अपील की ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर श्रवण कुमार ने डीडी न्यूज से बात करते हुए बताया कि योजना में अहम बात यह है कि रबी खरीफ की खेती के दौरान विकसित भारत जी राम जी के काम बंद रहेंगे। इस पहल के पीछे लक्ष्य ये है कि किसी भी सूरत में किसानों की खेती कार्य प्रभावित ना हो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 3 भाषा नीति के क्रियान्वयन को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने मौजूदा कक्षा 10 के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि इस बैच पर नई 3 भाषा नीति लागू नहीं होगी। ये छात्र पहले की व्यवस्था के अनुसार ही अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे। सीबीएसई ने 2026-27 सत्र में कक्षा 9 में पढ़ रहे छात्रों को भी एक बार के लिए राहत दी है। इन छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, लेकिन वे 2 विदेशी भाषाएं जारी रख सकते हैं। इसके साथ उन्हें तीसरी भाषा के रूप में एक भारतीय भाषा अनिवार्य रूप से शामिल करनी होगी। ये स्पष्टीकरण उस फैसले के बाद आया है जिसमें 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाएं पढ़ना अनिवार्य किया गया था। इस निर्णय को लेकर कई छात्रों और अभिभावकों ने अदालत का रुख किया था। सीबीएसई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कक्षा 7 से 9 में पढ़ रहे छात्रों को जब वे कक्षा 10 में पहुंचेंगे तब तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं देनी होगी। खबर अरुणाचल प्रदेश से, जहां सियांग क्षेत्र में भारी बारिश के कारण भूस्खलन से सिजिकाई नदी का बहाव रविवार को कुछ समय के लिए रुक गया, जिससे एक अस्थायी प्राकृतिक झील बन गई और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रात में नदी का बहाव फिर से शुरू हो गया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने, निचले इलाकों से दूर रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी है।
भारी बारिश के कारण ईस्ट सियांग, सियांग लोअर सियांग, शी-योमी और लेपा रादा सहित कई जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है, जबकि असम में रेलवे सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है। वहीं मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। मायानगरी के कई हिस्सों में देर रात हुई जोरदार बारिश से सड़कों पर भारी जलभराव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी के बीच मुंबई का व्यस्त रहने वाला वाशी इलाका पानी में पूरी तरह डूब चुका है। यहाँ सड़कों पर तालाब जैसा मंजर नजर आ रहा है। वाहनों की रफ्तार थम गई है। वहीं दूसरी तरफ हर साल मानसून में बंद होने वाला अंधेरी सबवे एक बार फिर भारी जलभराव के कारण यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस और बीएमसी के जवान वहां तैनात हैं। जलभराव का यह संकट सिर्फ मुंबई शहर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर नवी मुंबई और उपनगरों में भी साफ देखा जा सकता है। स्थानीय प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिना किसी जरूरी काम के घरों से बाहर ना निकलें और जलभराव वाले निचले इलाकों में जाने से बचें। फीफा विश्व कप में आज रात ब्राजील का सामना जापान से होगा। 5 बार की चैंपियन ब्राजील धीरे धीरे अपने रंग में आती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जापान की टीम है जो मजबूती के साथ दिख रही है। ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रही है। टीम ने विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत धीमे अंदाज में की। मोरक्को से 1-1 से ड्रॉ खेला, लेकिन हैती और स्कॉटलैंड के खिलाफ दमदार जीत हासिल की। विनीशियस जूनियर अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, जिन्होंने इस विश्व कप में अब तक 4 गोल किए हैं। वहीं जापान की बात करें तो टीम ने नीदरलैंड्स और स्वीडन के साथ ड्रॉ खेला और ट्यूनीशिया पर 4-0 की बड़ी जीत दर्ज की। और वहीं एक अन्य मुकाबले में मंगलवार को नीदरलैंड्स का सामना मोरक्को से होगा। दोनों टीमें अब तक 3 बार भिड़ चुकी हैं, जिसमें 2 बार नीदरलैंड्स को जीत मिली है, जबकि सिर्फ 1 बार मोरक्को को जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच फीफा विश्व कप में 1994 में भिड़ंत हुई थी, जहां नीदरलैंड्स की टीम ने जीत हासिल की थी। नीदरलैंड्स ने मोरक्को के खिलाफ अब तक 5 गोल किए हैं, जबकि मोरक्को ने नीदरलैंड्स के खिलाफ 4 गोल दागे हैं। जर्मनी और पैराग्वे की टीम भी आज राउंड ऑफ 32 में भिड़ेंगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला बोस्टन में खेला जाएगा। बड़ी बात यह है कि जर्मनी के बड़े खिलाड़ी रंग में नहीं दिख रहे हैं। ग्रुप स्टेज की बात करें तो टीम ने कुरासाओ के खिलाफ 7-1 की जीत दर्ज की, तो आइवरी कोस्टा को अंतिम समय में 2-1 से हराया, लेकिन इक्वाडोर के खिलाफ टीम को 2-1 से हार मिली। वहीं पैराग्वे के तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सबसे अच्छी टीमों में से एक है। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।